तो आइए आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th का सब्जेक्ट हिंदी पढ़ते हैं जिसका नाम है गोधूली। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर पाठ 10 है ये। जैसा कि अभी तक हम लोग एक पाठ से लेकर 9 पाठ तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पाठ 10 पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है निबंध और इसके लेखक का नाम है जगदीश नारायण चौबे। जगदीश नारायण चौबे। निबंध आप लोग जरूर पढ़े होंगे अपने पिछले क्लास में 8वें 7वें 5वें। ये तो हमको लगता है कि चौथे 5वें से ही पढ़ाया जाता है निबंध, जिसको लेख भी कहा जाता है। निबंध को लेख भी कहा जाता है और इसको अंग्रेजी में एसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसे बोलते हैं। जैसे कि बचपन में हम ज़्यादातर निबंध पढ़ते हैं गाय पर। गाय पर निबंध लिखें तो हम लोग लिखते हैं गाय एक चौपाया जानवर है, इसके 4 पैर 2 आंखें 1 पूंछ, फलान ठिकान बहुत सारी बातें लिख देते हैं। ऐसे ज़्यादा हम लोग को आता भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे लेखक आज बात करेंगे कि एक छात्र को, एक छात्रा को निबंध कैसे लिखना चाहिए। एक अच्छा निबंध किसे कहते हैं, एक बुरा निबंध किसे कहते हैं। आदमी निबंध लिखते समय कब उब जाता है, पढ़ते समय कब उब जाता है, और कैसा निबंध होता है तो पढ़ने में भी मज़ा आता है और लिखने में भी मज़ा आता है। ठीक है ना। तो आज पूरा का क्लास जो है वो निबंध पर है कि निबंध कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले हर चैप्टर की तरह जो हम लोग पढ़ते हैं लेखक का परिचय वो पढ़ेंगे, यानी जगदीश नारायण चौबे जी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद से बाकी जो भी है उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप एक चित्र देख सकते हैं, आपकी किताब में भी दिया होगा। ये है हमारे जगदीश नारायण चौबे जी। जगदीश नारायण चौबे का जन्म 1939 ईस्वी में मोर, पटना, बिहार में हुआ था। यानी इनका जो जन्म हुआ है वो पटना जिला के कहाँ पे हुआ है? बिहार में। और गांव का नाम है मोर। गांव का नाम है मोर और हुआ है 1939 में। कब जन्म हुआ है जी? 1939 में। इनके पिता का नाम पंडित अरिमर्दन चौबे एवं माता का नाम श्रीमती शिवपति देवी था। पिताजी का नाम क्या है जी? पंडित अरिमर्दन चौबे और माता जी का नाम श्रीमती शिवपति देवी। क्या लिखा है जी? देवपति है। ठीक है, देवपति देवी। आगे है इनकी शिक्षा दीक्षा गांव और पटना में हुई। मतलब ये जो पढ़ाई लिखाई किए हैं अपने शुरुआती गांव में किए हैं, जैसे कि आप लोग भी पढ़े हैं गांव में, और फिर बाद में जो पढ़ाई की वो पटना जाकर किए थे। पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए और डीलिट किया था। किस विषय में इन्होंने एमए किया था? हिंदी में। पटना विश्वविद्यालय में ही अध्यापक बने और जिस विश्वविद्यालय में ये पढ़ रहे थे उसी विश्वविद्यालय में क्या बन गए? अध्यापक बन गए, मतलब वहाँ के टीचर बन गए। 1951 में इनकी पहली कविता राष्ट्रवाणी प्रकाशित हुई। अगर आपसे पूछा जाए कि चौबे जी का अगर पहली कविता कौन सी है तो आप क्या कहेंगे? राष्ट्रवाणी। और ये कब प्रकाशित हुई थी? 1951 में। उसके बाद है 1953 ईस्वी में इनका पहला कविता संग्रह एकाकी प्रकाशित हुआ। मैंने सबसे पहला कविता इनका आया, उसका नाम था एकाकी। देखिए, एक होता है कविता और एक होता है कविता संग्रह। दोनों में अर्थ बताए देते हैं। कविता होता है कि ये वो कविता होगा, और कविता संग्रह मतलब होता है बहुत सारी कविताओं का एक किताब। जैसे किताब है उसमें 20-25 कविता हो, उसको संग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? संग्रह। और जो केवल कविता होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एकाकी कहते हैं। उसके बाद है इसकी भूमिका शिवपूजन सहाय ने लिखी। इसकी भूमिका कौन लिखा है? शिवपूजन सहाय। इनकी दूसरी कविता पुस्तक गीतकार की भूमिका राष्ट्र कवि सिंह रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है एवं एक संभावनाशील कवि के रूप में पहचाना। आगे है 1962 में इन्हें बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का उदीयमान साहित्यकार पुरस्कार और परिषद से ही 2004 में साहित्यकार सम्मान प्राप्त हुआ। मतलब इनको 1962 में मिला था उदीयमान साहित्य पुरस्कार और 2004 में क्या मिला? साहित्यकार सम्मान मिला था इनको। आगे है 19
1983 ईस्वी में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद से उपन्यास की भाषा नामक पुस्तक प्रकाशित हुई, जो इनके शोध का विषय था। इनके 2 व्यंग संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। कल आप लोगों को बताए थे कि व्यंग क्या होता है। व्यंग मत होता है किसी पर बोल मारना, किसी का मतलब डायरेक्ट शिकायत ना करके घुमा फिरा के शिकायत करना, जो कल रेल यात्रा में आप लोग पढ़े थे। और उनके 2 व्यंग हैं, तारीफ के फूल और देखो जग बौराना। तारीफ के फूल और देखो जग बौराना। इन्होंने बच्चों के लिए अनेक कविताएं और कहानियां लिखी हैं। दादी का कंबल, अब देखिए कौन कौन सी इनकी कविता कहानी है। दादी का कंबल, पिंड छूट गया, पीपल वाला भूत, दादाजी, गिरोह वाले बाबा आदि बाल कथाएं हैं। बाल कथाएं मतलब होता है जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं उसको बाल कथाएं कहते हैं। इंद्रधनुष कैसे बनता है, अच्छे बच्चे, हंसते गाते गिनती सीखो आदि बाल कविताएं खूब चर्चित हुई। पटना विश्वविद्यालय का गान गंगा तट पर ज्ञान हिमालय इनके द्वारा ही रचा गया है। हिंदी जगत में जगदीश नारायण चौबे की पहचान एक सधे हुए गद्यकार की है। देखिए, एक होता है गद्य और एक होता है पद। गद्य मतलब होता है कहानी और पद मतलब होता है कविता। तो ये गद्यकार हैं। गद्यकार मतलब ये कहानी लिखने वाले हैं, कविता ना नहीं लिखते हैं, ज़्यादा क्या लिखते हैं, कहानी लिखते हैं। प्रसिद्ध कवि नागा अर्जुन ने इनके गद्य की भूरी भूरी प्रशंसा की है। भूरी भूरी मतलब होता है बहुत बहुत प्रशंसा की है। प्रस्तुत पाठ निबंध में भी इनके कांटेदार गद्य के नमूने भरे पड़े हैं। यहाँ संकलित पाठ एक सारग्राही अनुभव समृद्ध शिक्षक साहित्यकार की सुदेश्य रचना है, जिसमें लालित्य और प्रयोजन दोनों के ही गुण पर्याप्त हैं। यह पाठ छात्रों में निबंध लिखने का हुनर तो विकसित करेगा ही, साथ ही उनकी रचनात्मकता के विकास में भी सहायक होगा। तो ये हो गया हमारे लेखक का परिचय। चलिए अब हम लोग पाठ को पढ़ते हैं। पाठ का नाम हमारा क्या है जी, निबंध। पढ़ते हैं। निबंध लेखन अथवा निबंध लेखन के लिए पाठ तैयार करने की दिशा में कई बातें विचारणीय हैं। यानी कि जब हम लोग निबंध लिखते हैं तो निबंध लिखते समय हमें कई सारी बातों पे विचार करना होता है, बहुत सारी बातों पर ध्यान देना होता है। निबंध लेखन का सही ज्ञान नहीं होने के कारण छात्र परीक्षा के दिनों में संभावित प्रश्नों के लिए शिक्षक ज्योतिषों की तलाश में भटकते रहते हैं। यानी कि जो बच्चे, जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर आपको निबंध लिखना नहीं आता है तो आप लोग किसी शिक्षक से अपने गांव में लोगों के पास घूमते रहते हैं कि थोड़ा बता दीजिए कैसे लिखा जाएगा, और वो भी व्यक्ति पता नहीं जानता है कि नहीं जानता है, और आप अच्छे तरीके से निबंध नहीं लिख पाते हैं। ऐसा आत्मविश्वास की कमी के कारण तथा निबंध संबंधी प्रचारित धारणाओं की वजह से होता है। पाठ लेखक को स्पष्ट बता देना चाहिए कि संसार में जितनी वस्तुएं हैं सभी निबंध का विषय बन सकती हैं। आप लोग देखिए, दिमाग में ये बात रख लीजिए, निबंध कोई खास चीज़ पे नहीं होता है। निबंध दुनिया के हर एक वस्तु पर लिखा जा सकता है। किसी भी वस्तु के बारे में अगर आपने 10 लाइन लिख दिया वो भी निबंध कहा जाता है। जैसे कहा जाए कि मास्क, ये मास्क आप लोग देख रहे हैं, इस पे भी निबंध लिखा जा सकता है। कैसे? तो मास्क पहले बताएंगे कि क्या है, इससे क्या होता है, कैसे बना हुआ है, कितने में बिकता है, क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या हानि है, ये सारी बात आप इस 10 लाइन नहीं लिख सकते इस पर। तो इस पर भी आप निबंध लिख सकते हैं। आप चाहें तो इस टॉवल पर निबंध लिख सकते हैं, आप चाहे तो पंखा पर निबंध लिख सकते हैं। हर एक बिंदु पर भी आप क्या लिख सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं। बस आपकी सोच कितनी है ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक सोचते हैं। और ऐसी स्थिति में आगामी प्रश्नों की कोई संभावना घोषित नहीं की जा सकती। देखिए, बच्चे कहते हैं मुझसे भी कि सर निबंध लिखवा दीजिए। मैं सोच में पड़ जाता हूं कि मैं क्या लिखवाऊं। क्या निबंध तय होता है कि एग्जाम में क्या आएगा? मान लीजिए आप किताब पढ़ रहे हैं तो सबको पता है कि इस किताब से कहीं से क्वेश्चन आएगा, लेकिन निबंध कौन सा आएगा कौन जानता है?
फिर भी टीचर 5-10 निबंध लिखवा देते हैं, बच्चे उसी को रट लेते हैं, एग्जाम में बैठते हैं, वो निबंध नहीं आता है तो कहते हैं कि सर जी बड़ा खराब पढ़े बड़े, एको उनकर पढ़ावल लड़त नहीं खे, उ लड़वावे के फेरा में लाग जाला लो, जबकि सोचबे नहीं करना केहू करेला कि निबंध के कोनो अंत ही नहीं खे, वो अनंत बा, वो कुछ करा सकता। तो निबंध लिखे के तरीका खाली जान ली कि लिखल के जाला, कोनो बात के शुरू कहाँ से कइल जाला, इतना अगर समझ में आ गई तो निबंध के आसानी से लिखल जा सकता, चाहे कुछ पर होके। लेकिन हमनी क्या करनी सन कि 10 गो चाहे 20 गो निबंध लिख के आ ओकरा के रटे लगे निसन, और रटे के चक्कर में ओकरा के हमनी के खराब कर देनी सन। आगे है भ्रांत। भ्रांत मतलब होता है भ्रम, भ्रम मतलब होता है झूठ, और निर्मूल धारणाओं को भी दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए, क्योंकि अब तक हिंदी निबंध पर छात्र लेखकों द्वारा इतना अत्याचार किया गया है जितना और किसी लेखन पर नहीं। यहाँ पे लेखक हम पे व्यंग मारते हैं आप बच्चों पे कि छात्र जो होते हैं ना, बच्चे जो होते हैं, जितना अत्याचार निबंध पर करते हैं उतना अत्याचार किसी पर भी नहीं करते हैं। अब वो अत्याचार क्या है तो आगे देखिए। परिणाम स्वरूप परीक्षा पाठक ऐसे निबंधों को न तो आद्योपांत पढ़ पाते हैं और न छात्र लेखकों को अच्छे अंक ही मिल पाते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर आप अच्छे निबंध नहीं लिखते हैं तो आप एक अच्छे निबंध नहीं लिखते हैं तो आप अंतिम समय तक निबंध नहीं लिख सकते हैं। पढ़ने वाला जो व्यक्ति यानी जो टीचर है, साइन करने वाले, आपका निबंध अगर उबाऊ हो जाएगा, मन नहीं लगेगा तो आपको नंबर नहीं देंगे। और वो निबंध कौन सा है? एक ही बात को बार बार लिखना। बहुत लोग हैं, कह दिया जाता है एक पन्ना निबंध लिख के दिखाइए तो पाना लोग भरते हैं खाली, ये पता नहीं क्या लिखना है। जैसे लिखेगा गाय पर निबंध लिखे तो सब कोई रट लिया है, गाय एक चौपाया जानवर है, इसके 4 पैर होते हैं, इसकी 2 आंखें होती हैं, इसकी एक पूंछ होता है, 4 पैर होता है, मैंने पाना भर रहल बलो ना धुन। ये सब निबंध किसी भी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है। आप गाय पर निबंध लिख रहे हैं तो खाली उसके शरीर के बारे में पाना भर दीजिएगा। आप केवल बता दिए कि गाय एक चौपाया जानवर है, हो गया, समझ में आ गया कि वो चौपाया जानवर एक पालतू जानवर है। उसके बाद उसके बारे में बताइए कि गाय क्या खाती है, गायों के लिए कहाँ से चारा आता है, उस चारे में क्या फायदे होते हैं, क्या प्रोटीन क्या विटामिन होता है, कितना मात्रा में गाय को क्या लेना चाहिए ताकि वो अपना दूध अच्छे से दे सके, अपने बछड़े को अच्छे से जन्म दे सके। इन सब बातों के बारे में आप लिखेंगे तो पढ़ने वाले को भी क्या होगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, उसमें रुचि बढ़ेगी। और नहीं तो अब खाली पन्ना भर दिए हैं, मन उबिया देंगे तो टीचर भी 2-3 लाइन पढ़ेगा, भाग चार दे काट कूट के हटा दियो ने। तू तो कहो बाप रे बाप, हम बाप रे एक पन्ना लिखनी है पूरा भर दिले रहनी है, कि कौन मास्टर साइन को बना दिल सब। तो कारण ये है कि आपने लिखा क्या है। बात ये नहीं कि आपने कितना लिखा, बात है कि आपने क्या लिखा है, ये निर्भर करता है। आप लोगों को मैं बता दूं, 1 साल पहले, 1 से 2 साल पहले हम लोगों का टीचर ट्रेनिंग चल रहा था। जब एग्ज़ाम हुआ तो बहुत सारे टीचर जो थे, बहुत सारे के अधिकतर टीचर जो थे वो एग्ज़ाम में लगे चीट से लिखने, चीट से लिखने लगे। चीट से जब वो लिख रहे थे तो चीट करने वाला व्यक्ति, याद रखिएगा, वो ध्यान नहीं देता है क्या लिखता है, वो केवल उसको दिख के उतारने के चक्कर में रहता है। उसके पास ये सेंस ही नहीं रहता है कि सवाल क्या पूछ रहा है और आंसर क्या दे रहे हैं। सवाल अगर पूछ रहा है कि हमारे देश में लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो लोग चुनौती पूछ रहे हैं, लोग चुनाव के बारे में लोग लिख देते हैं, जबकि चुनौती और चुनाव में दोनों अंतर है। चुनौती मतलब होता है समस्या, और चुनाव समझते हैं ना वोट, तो चुनौती पूछता है, लोग वोट के बारे में लिख देते हैं। उनके दिमाग में जाता ही नहीं कि चुनौती चुनाव है, ध्यान से पढ़ो। वो फटाफट फटाफट पाना फाड़ फाड़ के एकदम रखेंगे, फटाफट लिखेंगे, और उनको लगेगा खूब लिखे, बाप रे पाना भर दिए। रिजल्ट जब आता है तो फेल, तो कहते हैं कि मास्टर नंबर काट लेगा। मास्टर नंबर नहीं काटा है, आपने लिखा ही ठीक से नहीं था। अगर आप पढ़ के गए होते, आप अपने मन से लिखते तो आप कभी गलती नहीं करते। तो चीट करने वाला देखता नहीं कि सामने वाला क्या लिखा है, गलत है कि सही, फटाफट उतारेगा, फटाफट उतारेगा। आगे कहते हैं लेखक,
निबंध लिखने के समय यदि पढ़ने वाले का ध्यान रखा जाए तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ दूर हो सकती है। देखिए, आप जब भी एग्ज़ाम में बैठें, आप लोगों का टेस्ट होता है, अगर आप अपने मन में ये बात सोचें कि हम जो लिख रहे हैं पता नहीं सर जो चेक करेंगे उनको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर आपको लग जाता है कि आपका लिखा हुआ चीज़ सर को अच्छा लग जाएगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है आपका लिखा हुआ, तो समझ लीजिए सर को भी अच्छा लगेगा। लेकिन जब आपको खुद नहीं ठीक लग रहा है तो समझ लीजिए उनको भी ठीक नहीं लगने वाला है। अब ज़बरदस्ती मत कहिए कि हम निमन लिखे हैं। हर इंसान को पता होता है कि मैंने कैसा लिखा है। हर आदमी को पता है कि मेरा औकात कितना है, तारा अंदर कितना ताकत बा, के नहीं जानता अपन अपना बारे में। अब भले थे थोड़ा हमनी के बतिया देने से बात अलग है कि पटका पड़ी कोई कॉलेम सन, लेकिन असलियत हमनी के जानते हैं हमनी के देह में कितना बा। फिर भी आदमी बतिया दे, अलग बात अलग बा। तो हर व्यक्ति अपना असलियत जानता है। उस हिसाब से तुम सोच के देखो, कुछ लिखो तो दिमाग में बैठाओ कि जो मैं लिख रहा हूँ क्या इसके वजह से हमारे जो टीचर हैं, जो भी पढ़ने वाले, वो खुश होंगे कि नहीं होंगे हमारी राइटिंग से, हमारे लिखने से। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ भाई खुश हो जाएंगे तो अच्छी बात है, जरूर होंगे। जब तुम्हें ही लग रहा है कि भाई तो बड़ा गड़बड़ हो गया है, तो समझ लो कि नंबर मिलने वाला नहीं है। इतनी सतर्कता और जागरूकता आ जाएगी कि अत्याचार करने की हिम्मत ही नहीं होगी। चूंकि बोलने और लिखने के समय सुनने वाले और पढ़ने वाले का ख्याल तो हम रखते ही हैं, क्यों ना हम निबंध लिखने के समय उस अज्ञात परीक्षक पाठक को ध्यान में रखें। बहुत कुछ के साथ वह एक आदमी भी है और उसे भी हमारी तरह अच्छी चीज़ें अच्छी और बुरी चीज़ें बुरी लगती होंगी। कह रहे हैं कि जब भी आप कुछ लिखते हैं निबंध, तो इस बात का ध्यान रखिए आप कि जो पढ़ने वाला है वो भी एक आदमी है। कोई मास्टर होता है तो वो आदमी ही ना होता है जी। आप जैसे किसी सुंदर चीज़ को देख करके आपको अच्छा लगता है, उसको भी कोई अच्छा चीज़ देख करके अच्छा लगता है। आपको कोई बुरा चीज़ देखकर बुरा लगता है तो उसको भी देखकर क्या लगता है। तो आप बुरा लिखेंगे तो काट देगा, अच्छा लिखेंगे तो नंबर दे देगा, क्योंकि वो भी मशीन नहीं बल्कि क्या है, आदमी है। वो भी आपकी तरह सोचता है। तो आप जब भी लिखें तो ध्यान रखें कि उस आदमी को ये अच्छा लगना चाहिए, तब आपसे गड़बड़ी नहीं होगी। अगर आप लोग क्लास में बैठे ये सोचकर घर से चलें कि आज सर को खुश कर देना है, तो आप जरूर घर पे पढ़ेंगे। लेकिन आप कभी सोचते ही नहीं इसके बारे में, तो आप कभी नहीं पढ़ेंगे। आगे है पिछले 23 वर्षों से मैं छात्रों से पूछता रहा हूं कि क्या वे उत्तर लिखने के समय परीक्षक का जो पाठक है ध्यान रखते हैं। उत्तर में नहीं ही सुनता हूं। ये कहते हैं कि ये भी एक टीचर हैं, पढ़ाते हैं, तो कहते हैं कि मैं बच्चों से पूछता हूं कि जब तुम कुछ लिखते हो तो तुम्हारे मन में तुम्हारे टीचर आते हैं। तो अधिकतर बच्चों ने क्या कहा कि नहीं सर कुछ नहीं आते हैं। तो कहते हैं यही तो गड़बड़ी है। अगर तुम लिखते समय बात सोचते कि इस सर को अच्छा लगेगा कि नहीं, पक्का है तुम सही लिखते हो। अगर तुम्हारे मन में ये बात आता तो, लेकिन कोई आता ही नहीं है तो कहाँ से लिख पाएगा। कोई नहीं अपने टीचर के बारे में सोचेगा तो आप फेल कर जाओगे। आगे है फिर पाठक और लेखक के बीच सेतु कैसे बनेगा। सेतु मतलब होता है पुल। सेतु मतलब पुल। पुल दो छोरों को मिलाने का काम करता है, दो जगह को जोड़ने का काम करता है। तो एक किनारे छात्र हैं तो एक किनारे शिक्षक हैं। इन दोनों का अगर कोई पुल है, जोड़ने वाला रास्ता अगर है, तो वह है बच्चों के द्वारा अच्छे से पढ़े जाना। जो भी बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, याद रखिएगा टीचर उन्हें बहुत पसंद करते हैं। कोई भी टीचर बहुत पसंद करते हैं। आप अगर डेली क्लास में सुनाते हैं, आप डेली क्लास करते हैं, पढ़ाई करते हैं, आपको टीचर बहुत पसंद करेंगे। यही एक रास्ता है जो टीचर सबसे ज़्यादा मानता है किसी को भी। आगे है सबसे बड़ी भ्रांत धारणा पृष्ठ संख्या को लेकर है। पृष्ठ संख्या मतलब होता है पेज। पेज भी लगी नू, अंग्रेजी में पेज कहा जाला, हिंदी में पृष्ठ कहा जाला, पेज नंबर। पाठ लेखक इस निराधार प्रचार को निर्मूल करें। निबंध की कोई निर्धारित या निश्चित पृष्ठ संख्या नहीं है। कितना लोग बाबू, ज्यादातर लोग जानते निबंध के लिखेला सर कई पेज लिखे के बाद पूछाला सर का 2 पेज, सरों को देखो 2 पेज, सर वही टाइप कराए लो 2 पेज, सर हम 3 पेज लिखे। अच्छा को बात बताओ लोग, 2 पेज का आयल बा आ तू कहत हम 3 पेज लिखे आ कहीं ओकर बतिये 2 पेज के ना तो 3 पेज आई कहाँ से। एक मतलब कि एक बतिया दोहरावल जाई, बार बार लिखल जाई, लाइन में भरल जाई। मान लीजिए मैंने कहा कि पंखा के बारे में निबंध लिखना है,
और पंखा के बारे में मान लीजिए 1 पेज की बातें ही हो, आपको कह दिया सर हम 5 पेज लिखेंगे, कहाँ से लिखेगा उसके बाद? यानी बार बार पंखा की चर्चा के बाद ये रिपीट करेंगे, पन्ना भर देंगे। तो वही कह रहे हैं लेखक, आजकल के बच्चों के मन में ये हो गया ना कि पन्ना भर दो तो बढ़िया निबंध कहलाएगा, जितने ज़्यादा लिखाई ओकरे को उतने निबंध कहल जाई, उसको अच्छा निबंध नहीं बोलते हैं। सच तो यह है कि निबंध के कलेवर बढ़ने के साथ साथ उसका नाम भी बदल जाता है, जैसे प्रबंध, महानिबंध, शोध प्रबंध, शोध निबंध आदि। देखिए अभी आप लोग 9th क्लास में, तो आप निबंध पढ़ रहे हैं। जब आप इंटर में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे महानिबंध। क्या पढ़ेंगे? माने निबंध में भी देखिए क्या होता है, हर क्लास का एक ही टॉपिक पर शब्दों का अंतर होता है। जैसे आप 5वां में है तो आपको निबंध आएगा 30 से 40 शब्द में लिखने के लिए, आप 9वें में है तो आपको निबंध आएगा 100 शब्द में लिखने के लिए, आप इंटर में जाएंगे तो 150 हो जाएगा, आप बीए में जाएंगे तो 200-250 हो जाएगा, उसके ऊपर जाएंगे तो हजार शब्द हो जाएगा, टॉपिक वही रहेगा। तो जितना उम्र बढ़ते जाएगा, क्लास बढ़ते जाएगा, आपका निबंध क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। निबंध विचारों की सुनियोजित अभिव्यक्ति, इसलिए इसमें कसाव होगा, ढीलापन नहीं। आकस्मिक लेकिन निरंतर प्रवाह निबंध के लिए अनिवार्य है। फ्रांसिस बेकन तथा आचार्य शुक्ल के निबंध इसके प्रमाण है। छात्रों के निबंध प्रायः अनंत पृष्ठों के होते हैं। यहाँ पे देखिए लेखक कहते हैं कि बच्चे जब निबंध लिखते हैं तो उनका पेज का पता ही नहीं चलता, अनंत पृष्ठ, जितना मन करी। कई पेज चंदन? 3 पेज, हमारे 4 पेज, तल बगल कहीं हमारे 5 पेज, आ टॉपिक वही है। इसको लड़ाई में ये सब पेज पूछाता है, खूब पेज भरेगा, खूब पेज भरेगा, ऐसे नंबर नहीं मिलता है। कुछ अज्ञानतावश और कुछ स्पंदावश, कह रहे हैं कुछ लोगों को पता नहीं है तो इसलिए पेज भर देते हैं, और कुछ लोग स्पंदावश मतलब कि कंपटीशन में भर देते हैं। अज्ञानतावश इसलिए कि वे नहीं मानते कि निबंध 10 पृष्ठों से भी कम का हो सकता है। मैंने लइकन तालु का मन में बैठा रहा कि निबंध मैंने होला 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 10 पेज लिखत तब ओकरा क्या कहल जाई? अरे 1 पेज के निबंध होला अगर बढ़िया बात लिखा जाओ तो। और स्पंदावश इसलिए कि अमुक कागज लिया है तो मैं भी क्यों न लूँ। और बताइए स्पंदावश कर्त का होला है? कंपटीशन। मैंने मान लो अंकिता ले ले बड़ी 2 पेज, तो हम काहे 2 पेज, हम 3 पेज लिखे, हम 3 पेज लिखे तो हम कई पेज लिखे, हम 4 पेज लिखे। कैसे आगे रहे हमरा भले कुछ लिख दे, लेकिन रहे में कैसे आगे? तेरे कहल स्पंदावश कि हऊ कागज ले ले बड़ी तो हम काहे न ली। अगर बातों का सुरुचिपूर्ण ढंग से कहने की कला आती हो तो निबंध अनेक पृष्ठों का भी हो सकता है और उसे पढ़ने में पाठक को आनंद भी आएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि आप निबंध जब लिखते हैं और आपके निबंध लिखने की कला बहुत अच्छी हो तो पढ़ने वाले को बहुत अच्छा लगेगा और वो आपके निबंध को लगातार अंतिम समय तक पढ़ेगा। लेकिन ऐसा होता बहुत कम है और यह बात मैं पिछले अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। निबंध पर जिस अत्याचार की बात मैं पहले कर चुका हूँ वह कई तरफ से होता है। विषय प्रतिपादन के साथ, विचारों के पल्लवन के साथ, भाषा और शैली के साथ, जिसका नतीजा यह होता है कि हिंदी निबंध नीरस, बोझिल और उबाऊ हो जाता है। और यही परिणाम है कि अब जब अच्छा निबंध नहीं लिखेंगे तो नीरस हो जाएगा। निबंध कैसा हो जाएगा? नीरस मतलब पढ़ने का मन नहीं करेगा, बोझिल, सर में दर्द हो जाएगा, एकदम सर भारी हो जाएगा, और उबाऊ मन मन भाग जाएगा, बैक निकाल लिखल बैठे। जैसे कोनो चीज नीमन हो तो पढ़ला पर अच्छा लगेगा, मन करना तनी और ही पढ़ी। जैसे सीरियल चलता है, सीरियल तो लेकिन देखे लेकिन तो मान लो कि सीरियल चलता है, ठीक लगता है, लास्ट एगो सीन ऐसा ले आवे सही जब बन कर दिए सन, बड़ा बिजोड़ सीन आयो देखो ना, मैंने जगह पर ले आकर रोक ले बा। अब काल के इंतजार आदमी कर रहा बा काहे कि अच्छा लागल बा। अगर मान लो चाटू रही, निमन ना रही तो लोग बंद करना है, ठीक लागल। जैसे लड़कियां हैं उनको कह दीजिए कि आपको डेली समाचार 4 घंटा सुनना है, तो लड़के 4 घंटा 4 मिनट तो सुनबे ना करें, सुन हटाओ जी अनमोल धराओ, कुमकुम भाग्य आओ तो देखाओ तो देखल। तो ऐसा ही है कि मतलब ज्यादातर लोग देखते हैं, ठीक है। पाठ लेखक को यह भी बताना होगा कि निबंध, खासकर हिंदी निबंध, न तो कहीं की ईंट और कहीं के घोड़े से निर्मित होता है, न कि भानुमति का पिटारा ही है। जानते हैं हिंदी निबंध में सब कुछ रहता है, क्या नहीं रहता? भूगोल, इतिहास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यानी वह सब कुछ जो हम पढ़े या जान चुके होते हैं। मतलब सारा विषय निबंध में सब चीज आता है, कोई भी चीज नहीं छूटता है, सब चीज पर निबंध हो जाएगा। और उनका अन्यत्र इस्तेमाल करने से अब तक डरते रहे हैं। हिंदी निबंध में सभी उलझुल उटपटांग बातों की खपत हो जाती है, मानो हिंदी निबंध लेखन का दिन इनके उदार का ही दिन है। इतना ही नहीं, हिंदी निबंध में अंग्रेजी का उद्धरण
हम जरूर देंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप अगर हिंदी निबंध लिखते हैं तो कहीं कहीं अंग्रेजी वर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं अंग्रेजी आप लिख सकते हैं, आपका मन करता है तो। भले ही वे अशुद्ध ही क्यों ना हो, ऐसा शायद अंग्रेजी का रूप गालिब करने अथवा उसके वर्तमान वर्चस्व को अमिट अक्षुण बनाए रखने के लिए किया जाता है। मैं उद्धरणों के विरुद्ध नहीं हूँ। अपनी बात की पुष्टि अथवा दूसरे की बात का खंडन करने के लिए निबंध में उद्धरण आवश्यक होते हैं। हिंदी तर भाषाओं का उद्धरण जब भी दें, इस बात का ध्यान रखें कि उसका हिंदी अनुवाद पहले दे दें और बाद में टिप्पणी में मूल पंक्तियों का कम से कम लेखक के नाम के साथ हवाला अवश्य दें। कहते हैं कि जब भी आप हिंदी निबंध लिखते हैं तो आपको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप अंग्रेजी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, अंग्रेजी एक लाइन लिख रही है तो उसका अर्थ भी आपको लिखना चाहिए। ये नहीं खाली अंग्रेजी लिख के क्या हो गए, आगे बढ़ गए, नहीं तो ठीक नहीं लगेगा टीचर को। उसका अर्थ भी लगा दिए कि अर्थात इसका कहने का अर्थ ये है, ठीक है ना, और अर्थ बता देंगे तो अच्छा रहता है। और ऐसा जो नहीं करते वे उद्धरण को सजावट या अलंकरण का सस्ता मजाकिया साधन मानते हैं और ऐसी हालत में उद्धरण पांडित्य का घोतक न बनकर बेवकूफ़ी का उद्घोषक बन जाता है। हिंदी निबंध की दुर्दशा का एक कारण यह भी है कि छात्र उसे रबड़ समझकर मनमानी खींचतान करते हैं, जिससे एक पृष्ठ वाला निबंध कम से कम 2-3 पृष्ठों तक खींची जाता है। मतलब कि एक पेज का अगर निबंध होगा ना तो बच्चे उसे 2-3 पेज तक खींच देते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देखिए एक ही बात को आप लोग कैसे बार बार लिखते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है, फिर उसी बात को देख लिखेगा भारत एक धर्म प्रधान देश है, आदि अनेक आर्स वाक्य, मैंने एक ही को बतेगा बार बार। अरे आप चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे कि भारत एक कृषि और धर्म प्रधान देश है, कृषि और हो गया, 2 लाइन लिखने की क्या हो सकता है, लेकिन हम लोग पन्ना भरते हैं, जिसका सदियों से हिंदी निबंधों में प्रयोग हो रहा है। और तब अतएव अर्थात शैली के द्वारा इन वाक्यों को लमार कर पूरे पृष्ठ को भद्दे तरीके से भर दिया जाता है। जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है, अर्थात भारत में कृषि की प्रधानता है। तात्पर्य है कि भारत में कृषक रहते हैं। कहने का मतलब है कि भारत का अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। बताइए एक ही बात को 4 बार लिखा है, एक ही बात को कितना बार लिखा गया है। अब बताइए टीचर को पढ़ने में गुस्सा होगा कि नहीं होगा। अतएव हम कह सकते हैं कि भारत किसानों का देश है, गौरी हो गया, 5 लाइन हो गया। यह दुर्दशा नहीं तो क्या है। लेखक कहते हैं ये दुर्दशा ना आता का है, ये निमन चीज है। एक एक बात के 5-6 लिखल जाता है। जैसे कहा जाए गाय के 4 पैर होते हैं, अर्थात गाय 4 पैरों से चलती है, मतलब कि गाय 4 पैरों से चलकर खाना खाती है। इका एक एक बता के रिपीट कर 4 पैर, एक बार काहे ना बुझाइल। जैसे केहू के एक बार प्रणाम कइल तो ओकरा ठीक लागेला, आ फिर तुरंते फिर प्रणाम, खुश रहो प्रणाम, तो 2-3 बार चढ़ दे मार दिया के। पहले तो निमन लगेला, ओकर बाद पीटे लगी कि ये हमरा का रिगावे। पाठ लेखक के लिए आवश्यक है कि वह ऐसी आवृत्तियों से बचते हुए दूसरों को भी बचाने का प्रयास करे। निबंध लेखन में क्या नहीं करना चाहिए के बाद अब क्या करना चाहिए की चर्चा करूंगा। मतलब हमें क्या करना चाहिए के बाद अब हम बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। ये तो हो गया अभी तक क्या नहीं करना चाहिए, अब पढ़ेंगे क्या करना चाहिए। अच्छे निबंध के लिए कल्पना शक्ति की आवश्यकता है। कल्पना शक्ति मतलब होता है सोचना। देखिए आप किसी भी चीज़ पर निबंध अच्छा से तभी लिख सकते हैं जब उस चीज़ के बारे में अच्छे से सोचेंगे। जैसे मैंने कहा ना कि पंखे के बारे में आपको निबंध लिखना है, तो पंखा को ध्यान से देखिए, उसके बारे में समझिए। तो सबसे पहले बताएंगे कि पंखा एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा हमें हवाएं मिलती हैं, जिससे हमें गर्मी का अनुभव नहीं होता है। ये जो पंखा होता है इसमें एक मोटर, बहुत सारे कॉइल, 3 पंखी लगी होती है, और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये चलना प्रारंभ करती है। उसके बाद लिखेंगे पंखा से क्या क्या लाभ है, क्या क्या हानि है। फिर लिखेंगे पंखा कौन कौन सी कंपनी बनाती है, कितने वाट का पंखा क्या क्या करता है। तो आप इसके बारे में सोचेंगे तभी तो लिख पाएंगे। अब आप सोचेंगे ही नहीं तो क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिख पाएंगे। उसी को कहते हैं कल्पना शक्ति। जो व्यक्ति सोच सोच कर कुछ लिखता है उसका अर्थ उसके पास कल्पना शक्ति है, सोचने की शक्ति है। यूं भी कुछ अच्छा करने के लिए जीवन में कल्पना की जरूरत पड़ती है। कल्पना केवल कलाकारों की चीज़ नहीं है, विज्ञान के मूल में भी कल्पना ही है। किसी भी चीज़ को सुंदर और सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए कल्पना से काम लेना अति आवश्यक होता है।
कल्पना अज्ञात लोक का प्रवेश द्वार है। इसका सहारा लेकर एक ही विषय पर हजारों छात्र हजारों प्रकार के निबंध लिख सकते हैं। अगर आप लोग अपने मन से सोच सोच कर निबंध लिखें तो हर आदमी एक ही टॉपिक पर अलग अलग निबंध लिख सकता है, लेकिन अगर उसके बारे में सोचे तब। जबकि परिचय, लाभ, हानि, उपसंहार वाली पुरातन रीति पर लिखे गए हजार निबंध लगभग एक ही तरह के होते हैं। लेकिन समस्या होती है क्लास में अगर एगो लड़का निबंध लिख लेगा ना, पता नहीं पूरा क्लास का निबंध एक जैसा कैसे हो जाता है। असल में एगो लिखता है जिसे बढ़ा देता है, हाँ लिख के दिए हमरा के, ठीक नू आ एक गो सब लिख दिए से एक खानी, तो टीचर समझ ला कि चीटिंगबाजी भइल बा, बस सब मिला के हमारा वो काट दी। बिल्कुल पिटी पिटाई लिख, पिटी पिटाई मन एकदम देखा देखी, एकदम एक जैसन, एकदम एक सी पहुंच और पकड़, कहीं भी नवीनता या नियंत्रण नहीं। मैंने कहीं भी नया नहीं के चलत नहीं करना है ना, सब के एक खान चल रहा बा, जे पढ़ले बा हो, नहीं के पढ़ले हो। मैंने अभ्यास वर्गों में गाय पर निबंध लिखवाकर छात्रों को परखा। कॉलेज में आकर भी वे लगभग 100% वही बातें लिखते हैं जो चौथे पांचवें वर्ग में लिखा करते थे। मैंने जौन लड़का चौथा पांचवा में जाके पढ़े इंटरों में आवत तो वहीं पढ़ा था, कोनो चेंजिंग नहीं ख्याल। परिचय, आकार प्रकार कहाँ कहाँ पाई जाती है, खान पान, लाभ हानि, उपसंहार। लगता है कि गाय तो खूंटे से ही बंधी रह गई। इसके बाहर लिखने वालों की दृष्टि और बुद्धि भी इतने वर्षों में बथान से बाहर नहीं आ पाई। मतलब कहने का अर्थ गाय पर आज भी बच्चों से कह दिए निबंध लिखने के लिए तो वही बातें लिखते हैं जो चौथा पांचवा में लिखते थे। लागत है गाय खूंटा मनाइल भी खूंटे में भी सब और ही नहीं निकले, तो बारे में कुछ नया लोग कुछ लिखते नहीं है। यही आवश्यकता पड़ती है कल्पना की, अपने विषय की नवीनता या प्रतिपादन को आकर्षक बनाने के लिए। जिनके पास गाय है और जिनके पास गाय नहीं है, जिन्हें गाय खरीदनी है और जिन्हें गाय बेचनी है, जिन्हें आज तक गाय का दूध नहीं मिला अथवा जिन्हें गाय ने कभी पटक दिया था, सभी गाय के बारे में एक ही बात लिखते हैं। अरे आप कुछ अलग लिख सकते हैं कि आपके जीवन में गाय के साथ क्या घटना घटी है। हर किसी के जीवन में थोड़ी ना एक समान घटना घटती है। जो झूठ भी है और सीटी सीटा चटाई भी। कल्पना के द्वारा उस विषय के विभिन्न पक्षों से साक्षात्कार करके उसकी असंख्य परतों को उकेर करके निबंध को ऐसा बनाया जा सकता है कि उसे चाव के साथ आद्योपांत पढ़ ले। आद्योपांत मतलब होता है अंत तक पढ़ ले। कृषि, कृषक, कृषि मतलब होता है खेती और कृषक मतलब होता है किसान। कृषक मतलब किसान। डेयरी फार्म, डेयरी फार्म होता है जहाँ दूध नहीं मिलता है उसको डेयरी फार्म कहते हैं। चर्म उद्योग मतलब जहाँ चमड़ा का व्यापार हो। संस्कृति, राजनीति, गौशाला, गौशाला समझते हैं आप लोग, हाँ गाय को बनाया जाता है। गौरक्षणी, काजी घर, चारागाह, दूध उत्पादन, मूल्य वृद्धि, सांप्रदायिक सद्भाव, गो पूजा, गो रक्षा और गोपालन जैसे अनेक पक्ष हैं जिनकी तरफ निगाह जानी चाहिए। गोदान पर तो उपन्यास ही है। गवाक्ष, गवेषणा, गोधूली, गोचारण आदि शब्द गाय के कारण ही बने हैं। गोबर गैस प्लांट अथवा ईंधन संबंधी समस्याओं को लेकर भी गाय पर निबंध लिखे जा सकते हैं। और तो और पटने में तो गाय पर बढ़िया निबंध लिखने के लिए कई प्रेरणा स्रोत हैं। सड़क की सड़क बथान बनी हुई है। कौन सी सड़क है जहाँ पर गाय सांड की तरह नहीं घूमती। आप पटना में कभी जाइएगा ना तो रोडे पर सब गाय घूमती है, लेकिन कोई किसी को कुछ कहता नहीं है, रोडे पर घूमेगी सब। आगे है, लोगों के कौन ऐसा गो भक्त है जो दूध लेने के लिए गायों को खुला नहीं छोड़ देता। लोगों के जान माल की हिफाजत तथा यातायात की सुविधा के लिए पटना के जिलाधीश की हिदायत पिछले सप्ताह आप लोगों ने पढ़ी होगी। एक प्याली चाय पर भी निबंध लिखना है तो इसके विभिन्न पहलुओं से भी कल्पना हमारा परिचय कराएगी। अब चाय पर आपको निबंध लिखना है तो चाय पर भी आप निबंध लिख सकते हैं। दूध का नहीं होना, चीनी का नहीं मिलना, बिजली नहीं रहने का, नल का नहीं खुलना आदि अनेक पहलू हैं। मौसम, मनोस्थिति, पिछला समाचार, सुबह की कोई खबर आदि दूसरा पहलू है। एक प्याली चाय यानी भारत का बजट। आज के टाइम में क्या है कि कोई भी रिश्तेदार के यहाँ आप चले जाइए, चाहे आपके घर कोई आ जाए, सबसे पहले लोग क्या करते हैं, और कुछ दे चाहे नहीं, चाय या पानी जरूर लोग कराते हैं, चाय जरूर पिलाते हैं। चीनी का नहीं मिलना, बिजली नहीं रहने के कारण नल का नहीं खुलना आदि अनेक पहलू हैं। मौसम, मनोस्थिति, पिछला समाचार, सुबह की कोई खबर आदि दूसरा पहलू है।
एक प्याली चाय यानी भारत का बजट, भारत की आर्थिक अवस्था या भारत की अर्थनीति का पक्का आधार। एक प्याली चाय का मतलब है एक प्याला उत्पाद कर, चाय पर, चीनी पर, प्याली पर, पानी पर और लगभग दूध पर भी। चाय उद्योग, चाय मजदूर, चाय व्यवसाय, चाय निर्यात, भारत में चाय के विदेशी उद्योगपति आदि पर भी लिखा जा सकता है। ये बता रहे हैं कि चाय पर निबंध लिखना होता है। ऐसे कई टॉपिक हैं पड़े हुए हैं कि चाय कहाँ बनता है, किस किस राज्य में बनता है, कौन कौन से चाय बनता है, इसको कहाँ भेजा जाता है, कितना में बिकता है, कितना में इसका कच्चा माल आता है, बिया इसका कितना में आता है, खेती करने में कितने मजदूर लगते हैं। आप बहुत सारी बातें लिख सकते हैं चाय के बारे में। मेहमान नवाजी, मेहमान नवाजी समझते हैं ना, मतलब घर पे कोई रिश्तेदार आता है तो उसका आप स्वागत करते हैं ना, इज्जत करते हैं ना, तो उसको मेहमान नवाजी कहा जाता है। के लिए आजकल सबसे सस्ता और सुविधा वाला रास्ता है एक प्याली चाय। आज के टाइम में क्या है, कोई भी हित आता है तो सबसे सस्ता चीज़ क्या है कि उसको एक कप चाय पिया दिया जाए। कल्पना के द्वारा हम अपरिचित से अपरिचित विषय को भी हृदयंगम कर सकते हैं। हृदयंगम मतलब होता है अपने दिल में बैठा सकते हैं। आगे है दूसरा आवश्यक तत्व है व्यक्तिगत अनुभव। व्यक्तिगत अनुभव मतलब है पर्सनल एक्सपीरियंस। आदमी अपने अनुभव पर भी बहुत सारा चीज़ लिख देता है। जैसे कि मान लीजिए जो आदमी गाय रखा होगा ना, वो गाय के बारे में बहुत कुछ लिख देगा। क्यों? क्योंकि गाय को वो अच्छे से देखा है, गाय के हर एक शब्द को समझा है। आज जो गाय कभी रखा ही नहीं है, उस व्यक्ति से कहिए गाय, तो रटा होगा वही लिखेगा, बाकी उसे लिखा नहीं जाएगा। कल्पना के द्वारा उस विषय से परिचित होकर उस आधार पर अपने अनुभव गढ़ सकते हैं जो निबंध को आकर्षक बनाएंगे। निबंध वस्तुनिष्ठ भी होते हैं। वस्तुनिष्ठ मतलब समझते हैं जी, टिक मार्क वाला, लेकिन उनका क्षेत्र दूसरा होता है। छात्र निसंग होकर जब निबंध लिखते हैं तो पूरे निबंध में विषय से उनके जुड़ने का भाव ढूंढने नहीं मिलता। बिल्कुल कटा कटा सा बर्ताव और चाहिए कि रटंत निबंध को आकर्षक, विश्वास उत्पादक तथा रोचक बनाने के लिए विषय से जुड़ना और जुड़े अनुभवों का तर्क संगत ढंग से उल्लेख करना नितांत आवश्यक है। आज निबंध आत्मनिष्ठ होते हैं। व्यक्तिगत निबंध को ही आज ललित निबंध कहा जाता है। तो ललित निबंध किनको कहा जाता है? व्यक्तिगत निबंध को ही ललित निबंध कहा जाता है। शास्त्रीय संगीत के गाढ़ेपन को जिस प्रकार थोड़ा घोलकर सुगम संगीत बना दिया गया है, उसी तरह निबंध को भी लोकप्रिय बनाने के लिए उनकी प्राचीन शास्त्रीयता को एक हद तक ढीला करके ललित तत्व से मढ़ दिया गया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा, डॉक्टर कुबेर नाथ राय, डॉक्टर विवेकी राय आदि अनेक लेखक ललित निबंध के समर्थ और साक्षी हस्ताक्षर हैं। जिसने गाय को अपने घर पर नज़दीक से देखा है, उसका अनुभव उस आदमी से भिन्न होगा जिसने गाय को बहुत नज़दीक से बीच सड़क पर देखा है। गांव में नाद पर सानी खाती हुई गाय और शहर में किसी बगीचे में घुसकर फूल खाती हुई गाय के अनुभव आसानी से रचे जा सकते हैं। मतलब शहरों में ऐसे घूम घूम के खाती है, गाँव में लोग बैठा कर खिलाते हैं। उसी तरह चाय की लत लग जाने के बाद किसी खास जगह पर एक प्याली चाय नहीं मिल पाने की चटपटाहट और चाय नहीं पीने वाले उस परिवार की मानसिकता के अनुभव भी बुने जा सकते हैं। मतलब जिस व्यक्ति को चाय का नशा हो जाए, देखिए बहुत लोगों को चाय का नशा होता है, हर काम वो किससे करते हैं? चाय से। चाय नहीं पियेंगे तो कोई काम नहीं करेंगे, तो वो नशा होता है। आगे है छात्र जीवन से संबंधित सैकड़ों समस्याएं हैं और उनका हम बखान ऊपर ऊपर से करते हैं। क्यों नहीं हम उन समस्याओं से जुड़े, उनमें डूबे और प्राप्त अनुभवों का जिक्र करें। और यह सब उस पल भी हो सकता है जब हम निबंध लिखना शुरू करने जा रहे हैं। कल्पना के द्वारा विषय से संबंध स्थापना और फिर अनुभवों का सृजन। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आप लोग 10th क्लास में जाइएगा तो वहाँ पे हिंदी में 4 पट पढ़ेंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, और उसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। विषय बिल्कुल अनसुना लेकिन कल्पना और निजी संपर्क के आधार प्रतिपादन इतना विश्वसनीय है कि पाठक विषय विमुग्ध रह जाता है। निबंध छोटा ही है किंतु उतने में ही मनुष्य की आदिम व्यवस्था से लेकर आज तक की जय यात्रा का समस्त वृत्तांत, सभ्यता के बाद भी मनुष्य के भीतर वाले पशु का बढ़ते नाखूनों के रूप में सिर उठाना हमारे विचारों को झकझोर देता है। सूझबूझ से काम लेने पर हमारे निबंध भी प्रेरणादायी हो सकते हैं। यूं तो कल्पना और व्यक्तिगत अनुभवों के मेल से बढ़िया निबंध लिखे जा सकते हैं,
परंतु निबंध को अगर वजनदार बनाना हो तो तीसरा तत्व भी है। विषय से संबंधित आंकड़े, पुस्तकीय ज्ञान, पत्र पत्रिकाओं की सूचनाएं तथा विभिन्न लेखकों संबंधों से प्राप्त जानकारियां, इन सबों का यथास्थान उल्लेख करके निबंध को विचारपूर्ण बनाया जा सकता है। ध्यान इतना जरूर रखना होगा कि परीक्षा में इस तरह के निबंध बहुत उबाऊ और शोधमुखी न हो जाए। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के व्यक्तिक निबंध इस कोटि में आते हैं, लेकिन कहाँ से भी उबकाई प्रतीत नहीं होती। निबंध कहाँ से शुरू करें और कहाँ पर ख़त्म करें, यह भी छात्र पूछते नजर आते हैं। मतलब ये दूसरों से पूछते हैं कि कहाँ शुरू करना चाहिए और कहाँ पर ख़त्म करना चाहिए। यूँ शुरू तो कहीं से भी किया जा सकता है, उस पंक्ति से भी जिससे ख़त्म करना तय कर लिया है, फिर भी प्रारंभ ऐसा रोचक कि पाठक पढ़ने के लिए ललायित हो उठे। देखिए, आपको जब निबंध लिखना हो ना, चाहे कुछ भी आप लिखते हैं, तो आपको शुरू में बहुत अच्छा लिखना चाहिए, क्योंकि शुरू में जब आपका अच्छा रहेगा तो लोग लास्ट में देख लेगा। कोई भी सीरियल या फिल्म आता है, अगर शुरू में अच्छा रहेगा तो चल जाएगा। अगर जहाँ शुरू में ही बोर हुआ, लोग कहेंगे हटावे कर, कहने के ठीक, बाद में निम्न हुई तो करे के हूँ ना पूछी। प्रारंभिक पंक्तियों में उत्सुकता जगाने वाली क्षमता जरूर होनी चाहिए। भारत अब कृषि प्रधान देश नहीं है। मैं अपनी गाय बेचना चाहता हूँ, एक प्याली चाय की कीमत अब 4 रुपये हो जाएगी, कल से चाय पीना पिलाना बंद, आदि कुछ नमूने हैं जिनसे विषय में प्रवेश करने के लिए द्वार खोला जा सकता है। अंत करना तो बहुत आसान है, जहाँ लगे कि अब मेरे पास कुछ कहने को नहीं है, बस वहीं और उसी क्षण लिखना बंद कर दे। कोई मोह ममता नहीं, कोई इतदर्थ अर्थात नहीं। निबंध का स्वाभाविक अंत सर्वोत्तम होता है। कह रहे हैं लेखक, जब भी हम निबंध लिखे ना, तो शुरू कहीं से ख़त्म कर दे। जब आपके मन में सारी बातें खत्म हो जाए उस टॉपिक को लेकर के, वहीं पे ख़त्म कर दीजिए। ये नहीं कि अरे यार अभी अढ़ाई पेज भर, कोई पेजवा भर देते हैं। कितना लोग तनी बचे पेजवा लगेला भर है, वो सब ना हो गए तो करके छोड़ दो वही जा। अंत में भाषा संबंधी कुछ बातें। पाठ्य लेखकों का कर्तव्य है कि छात्रों को सही भाषा प्रयोग संबंधी उदाहरण अपने लेखन के जरिए ही दे, क्योंकि एक अवस्था तक छात्रों की धारणा रहती है कि हिंदी जितनी अलंकृत और अस्वाभाविक होगी, अंक उतने ही अधिक मिलेंगे। भाषा सहज हो, सहज मतलब होता है आसान। लिखने के समय भी वह उतनी ही सहज रहे जितनी सोचने के समय रहती है। बीच बीच में मोह बस ऐसे शब्द न मिले जिन्हें निर्ममता पूर्वक दूसरे आदमी उखाड़ या नोच दे। वाक्य छोटे हों, बड़े बड़े वाक्य तभी लिखें जब भाषा की गति को संभालने और नियंत्रित करने के गुण आ जाए। भाषा पर अधिकार हो जाने के उपरांत तो हम जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं, लेकिन अपने पाठक का ध्यान तब भी उसे रखना होगा। निबंध को सुरुचिपूर्ण बनाने की दिशा में भाषा के महत्व को बराबर ध्यान में रखना होगा, तभी मेहनत सार्थक होगी। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। चलिए इसके प्रश्न उत्तर को लिख लीजिए।